हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमने 2024 मई को यहाँ पर इस हॉस्पिटल की स्थापना की थी, एक इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि नोएडा वासियों के लिए हम वर्ल्ड क्लास आई ट्रीटमेंट, आई की सर्विसेज उपलब्ध करा पाएँ। और कुछ हद तक उसमें हमें कामयाबी मिली है। हमारे पास इस अस्पताल में 6 डॉक्टर हैं, 5 फुल टाइम डॉक्टर हैं। हमारे पास यहाँ पर आँख के सभी बीमारियों के सारे जो इलाज के ऑप्शंस होते हैं वो अवेलेबल है, चाहे वो मोतियाबिंद का इलाज हो, आँख के पर्दे का इलाज हो, चश्मे के नंबर हटाने के ऑपरेशन हो जो कि बेसिक सर्जरी द्वारा किए जाए या अन्य तरीकों से किए जाए, ग्लूकोमा का इलाज हो, छोटे बच्चों की आंखों के इलाज हो, तो किसी भी आंख संबंधित बीमारी का इलाज हमारे इस अस्पताल में एक छत के अंतर्गत अवेलेबल है। हमारी कोशिश ये रहती है कि मरीजों को हम जितना जल्द से जल्द हो उनकी बीमारी से निदान करा पाएँ, उन्हें नॉर्मल जिंदगी दे पाएँ। तो इसी सोच के साथ हमने 2 साल पहले ये हॉस्पिटल की स्थापना की थी। काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है। हम रोज़ लगभग 100 के आसपास मरीज देख रहे हैं। 10 से 20 सर्जरीज रोज रोज हो रही है। हमारे यहाँ पर सब हर स्टेट ऑफ सोसाइटी के पेशेंट्स को देखने के लिए फैसिलिटीज़ हैं। आयुष्मान भारत की सेवा है, प्राइवेट इंश्योरेंसेस हैं, गवर्नमेंट इंश्योरेंसेस हैं, जिससे हम कोई भी मरीज, चाहे वो किसी भी फाइनेंशियल इसका हो, बैकग्राउंड का हो, और हमारे यहाँ आकर के सुविधा का लाभ ले सकता है और अपनी आंखों की इलाज करा सकता है। बाकी हमारे यहाँ डॉक्टर अंकुर सर हैं, डॉक्टर चेतन हैं, डॉक्टर अक्षय हैं, दो शब्द कहेंगे आपसे। आप सबको मेरा नमस्कार। जैसे कि डॉक्टर शिशिर ने पहले कह चुके हैं कि बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे इस दूसरी वर्षगांठ में हमारा साथ देने यहाँ आए, हमसे कुछ बातचीत करने और हमारे बारे में जानने आए। तो हम 5 डॉक्टर हैं इधर। हमारा मैं डॉक्टर अंकुर, डॉक्टर ईशा है, डॉक्टर चेतन, डॉक्टर अक्षय हैं। हम आँख में अमूमन 3 से 4 विभागों में हम बांटा करते हैं आँख को। एक मोतियाबिंद की बीमारी से तो आप सब अवगत रहेंगे, सफ़ेद मोतिया, जिसके बारे में सरकार भी काफ़ी जागरूक रही है। तो अब हमारे साथ आयुष्मान भी है पैनल में, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले, मरीज आए जो मोतियाबिंद के उनके मन में जो थोड़ा डर रहता है, सर्जरी के लिए थोड़ा जागरूकता में कमी रहती है, वो दूर हो और उसको आधुनिक तरीके से हम पेकोफिट द्वारा सर्जरी करते हैं। और दूसरा विभाग यहाँ हमारी आँख में काला मोतिया का रहता है। और हमारी आँख की पुतली भी डॉक्टर ईशा देखती है, काला मोतिया डॉक्टर अक्षय, और हम देख लेते हैं। डॉक्टर चेतन भी हमारे साथ हैं। तो काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है, हम लोगों तक पहुँचने में सफल हुए हैं और इसी को ही हम आगे बढ़ाना चाहेंगे हमेशा। शुक्रिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर चेतन। आई वेलकम यू ऑल फॉर द सेकंड एनिवर्सरी ऑफ दिस एएससी हॉस्पिटल नोएडा। तो आंखों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करना। जो सबसे कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस का पूरे इंडिया में, वो कैटरेक्ट है। तो कैटरेक्ट सर्जरी आजकल बहुत एडवांस हो गई है, बहुत न्यू है, और बहुत ही जल्दी आप अपना कैटरेक्ट हटवा सकते हैं और चश्मे से नंबर से भी जान पा सकते हैं। सो आप सबके माध्यम से मैं सबको, जनता को ये बताना चाहूँगा कि जो भी मरीज 50 साल से ऊपर है उनको अपना रेगुलर आई चेकअप जरूर कराना चाहिए, चाहे उनको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, क्योंकि आंखों में रोशनी कम होने से पहले ही बीमारी शुरू हो जाती है। और अगर उस बीमारी को हम पहले ही पकड़ लें तो उसका इलाज बहुत ही आसान है, और अगर लेट स्टेज में आते हैं तो मुश्किल होता है, लेकिन उसका भी इलाज है। तो कोई भी पेशेंट हो आपके घर में, परिवार में किसी को भी अगर 50 या 39 साल से ऊपर है तो एक बार आई चेकअप जरूर करवाना है, चाहे उन्हें कोई प्रॉब्लम हो या। Good afternoon, everyone. I'm Dr. Isha Agarwal. I want to give some advice about, I want to tell you something about glaucoma awareness. So basically, everyone who has a family history of glaucoma, they should get their eye pressure checkup done annually.
And those who even don't have glaucoma, they should get their eye pressure checkup done after 40 also, because it is called a thief of sight. बाकी जितनी भी बीमारियां हैं वो किसी भी स्टेज में आती हैं, उनको हम ट्रीट करके रिवर्स कर सकते हैं, बट ग्लोकोमा या काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है, अगर वो लेट स्टेज में आती है तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। उसमें एक बार जो भी ब्लाइंडनेस हो जाती है वो परमानेंट होती है। तो अपना आई प्रेशर चेकअप कराना बड़ा जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एएसजी हॉस्पिटल। जो हमारा एम है या फिर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो इस हॉस्पिटल का यहाँ पे ये है कि आई में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो आपको हर तरीके की फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी जगह पे। क्योंकि कई जगह पे क्या होता है कि जैसे एक चीज़ के डॉक्टर हैं और दूसरी चीज़ के नहीं है। जैसे कि इस आई आपको देखने में लगता होगा कि एक छोटी सी ऑर्गन है, बट एक्चुअली इसके अंदर भी हमारी स्पेशलिटी होती है, सुपर स्पेशलिटी होती है। जैसे कि कॉर्निया, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, ओक्यूलोप्लास्टी, इस तरीके से। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपको सारी फैसिलिटी एक ही जगह पे मिल जाए। ऐसा ना हो कि जो पेशेंट है वो एक बार यहाँ पे आ गया फिर हम आपको ये बोले कि ये वाली फैसिलिटी हमारे पास नहीं है और एक फैसिलिटी है। तो हमारा एम यही है कि आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाए। तो थैंक यू सो मच। सारे डॉक्टर्स ने ट्वीट किया है और मीडिया से सवाल किया जा सकता है। हमारे बारे से आप लोग अपने सवाल पूछे। Sanjay Agrawal, we would like to wish you Centennial University after the Kane. So we want to know what is ASG, because you know a lot of hospitals across India. So what does ASG stand for? And we have a friend बता रहे थे कि ये जो सामने people are trying to this is Unnati. So what is this? थोड़ा सा मैं you want to know what is your part right? ASG hospital was started, I think, in the year 2005 by Dr. Arun Singhvi sir, who is the head of this organization in Jodhpur. I am associated with this hospital since 2014 in a long journey. Being a doctor and a part of this organization for the last 13 years now, what I feel about the organization that it has an objective to provide quality and affordable eye care to everyone in the country and maybe even beyond later on. Right now, this hospital has 170 odd hospitals all throughout the country, and we target to provide a standardized treatment all throughout. Uh, there are multiple training institutes all over India where doctors get trained. Doctors get trained in their medical colleges for 5.5 years for their graduation and 3 years for post graduation, where they get scientific training, medical training. What is the disease? What is the treatment? But there is a lot of learning that comes later on when we practice. It is not just medical science, being a doctor. There is a lot of art involved in it. So ASG tries to train its doctors in both these things. Science, most of the doctors know, but the art of medicine, ASG tries to keep standard throughout, so that how can we relate with our patients, feel empathy with our patients, and keep this module of treatment all through the country. So this has been the target of ASG, to provide quality and world-class affordable eye care all over the country. Dr. Arun Singhvi sir, who is our director, he probably has this vision. He is a visionary. I appreciate his vision that he has been able to bring together so many doctors. Doctors are a very qualified professional. They have ambitions. So to involve so many doctors into his own objective must have been a task for him, and he has done it successfully. That's why we have 170 centers, so many doctors associated with them, and this Unnati that you see. 170 odd centers must not have come if the quality of care was not there. There definitely has been quality treatment that's been offered all over these years, and we hope to go ahead on this path and maybe help the society and be a better place, help people see better. As well as the positions of Dr. Chetan, where you have a PGI. So in fact, they can give you PGI also. And
I found that PGI was a AIMS, you know. If there I am on the patient today, उनमें private में आऊँगा तो private वाले as any contact तो guides first aid or anything. So Gandhara also say any matter reports, you know, treat for the spine surgery. But if I was a theater rather than PGI, so they will possibly try to see the root cause. And so I just wanted to know at ASG how do you find the test after say today how do you find ASG compared to your state and PGI? So in PGI you learn in any medical college per se, not especially PGI, you learn to diagnose the disease, learn disease, how it gets treated, and what are the results. What do you do? So basic route is this only. In every case of medicine, you just find out what is wrong and then you treat it accordingly. So whenever you go, I have only been to ASG. This is my association from the first when I passed my PG. I did my MS. I've been into ASG only, and I found the similar work culture. There's no difference at all. We just try to find what is the cause and treat it as it is. If it requires surgery, we do a surgery. If it requires just counseling, we do the same. So the culture, because the people have come from AIMS and PGI and other medical colleges, which are created on the similar foundations, that you need to diagnose the first and treat accordingly what is necessary for the patients. And I've found this culture well in the PGI also and in the HCI. So I don't find any difference. So, my question is there any future objectives you have or you want to achieve for the ASC? See, objectives. What are our objectives? They are linked to the hospital's objectives, and the hospital's objectives are linked to the society's objectives. They are in the end linked to humanity. So it's a chain. My objective is to see my patient and treat him to the best capability of to my best capability and whatever best medicine can do for him. This objective will heal the patient. The patient will feel good. Patient will bring in more patients that you get quality treatment at ASD. That will fulfill ASD's objective of having more and more patients, making it a big chain of hospitals. That will eventually benefit the society if the patients are getting treated, and that will make a healthy society for us. So these objectives are all linked. We all have to do our job. If we are doing our job honestly, all these objectives get fulfilled in the chain. Earlier you mentioned like there's a facility for the Ayushman. Yes. Yes. So around how many patients you treat those who have the Ayushman card per month? We would want whoever has Ayushman card, please come and take the benefits of the facilities we have over here in this premises. Ayushman patients don't have to pay any charges, be it for their OPD consultation, neither if they have any IPD procedure, any surgery, neither do they have to pay for any of the surgeries, any charges. And the post-op medication also for the first time is provided free to them. We have Ayushman surgeries every day. I think today also Dr. Chetan has done a Ayushman cataract surgery. So we have Ayushman cataract surgeries and other surgeries every day. And through your media, I would like to reach out to people in and around our hospital that whoever has Ayushman card facility, please come and take the benefits of the facility. It's a great scheme which government has rolled out for the poor socioeconomic data people in our country. I also work at the Patna Center, and I see that many patients who probably have not been able to afford treatment at a good hospital are now able to afford the same quality of treatment which someone who can afford is getting. So it's a great scheme for the people of our country, and I would want to through your channel, I would want to portray to the project to the society that whoever has Ayushman, please come and take the advantage of this facility. We have everything, all surgeries, all eye surgeries under Ayushman can be done in our hospital. We have patients every day for Ayushman. What the question is hospitals are different as including वो कानून है क्या ऐसे माइलस्टोन है जो आप माइलस्टोन काउंट करेंगे जो आपने अचीव करना और यूजुअली यदि मतलब आम आदमी कॉमन पीपल एसजी सरकार स्टेट या क्या हुआ है My
माइलस्टोन सर ये है कि हमने शुरू किया था, उस दिन पहला पेशेंट था। आज उस दिन पहले एक पेशेंट से शुरू किया, तभी जीरो था, उसके पहले कुछ नहीं था, बिल्डिंग थी, यहाँ पर बिल्डिंग बना, स्टाफ आए, डॉक्टर जुड़े, पहला पेशेंट आया। आज हम रोज का 100 पेशेंट देख रहे हैं। शायद उन लोगों को विश्वास है, इसीलिए वो हमारे पास आ रहे हैं। हम रोज की लगभग 10 से 15 सर्जरी कर रहे हैं। कोई भी अपनी आँख आपको अगर सर्जरी करने के लिए सपोर्ट करेगा, उसको आप पे विश्वास होना ज़रूरी है। तो शायद इन 2 सालों में हमने कुछ अच्छा काम किया है, इसी से आज हमारे पास 100 पेशेंट आ रहे हैं, रोज़ सर्जरीज़ हो रही है। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? हाँ, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा एएसजी क्यों, आप जहाँ भी अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ जाएँ। शायद इनका एक सवाल था कि मैं कहीं जाता हूँ, वहाँ पर मुझे सर्जरी कर देते हैं, कंपेयर टू अगर मैं एम्स या पीजीआई जाऊँ। मैं बहुत शायद ऐसा कहीं-कहीं होता होगा, इसलिए ये एक कॉमन थोड़ा परसेप्शन है, पर ऐसा डॉक्टर्स नहीं करेंगे। कोई भी अपने काम में गलत नहीं कर पाएगा, मेरे से गलत नहीं होगा। आप क्या अपने काम में गलत कर पाएँगे? अगर कोई भी ऑनेस्ट है, तो उसको जनरलाइज़ हम लोग ना करें। तो मैं ये नहीं कहूँगा एएसजी क्यों, जहाँ पर भी ऑनेस्टी के साथ काम हो रही है, वहाँ पर करें। मैं एएसजी का यही बोल देता हूँ कि यहाँ पर यही है, जैसे डॉक्टर अक्षय ने ये बताया कि एक छत के अंदर आँख की सारी बीमारियों का इलाज है। आपको आप हमारे यहाँ पर आएँगे तो आपकी चाहे वो मोतियाबिंद की दिक्कत हो, चाहे आपको पर्दे में परेशानी हो जिसे रेटिना कहते हैं, चाहे आपको ग्लूकोमा की दिक्कत हो जो डॉक्टर ईशा मैम ने एक्सप्लेन किया, चाहे आपको चश्मे का नंबर हटाना हो, वो भी डॉक्टर ईशा, डॉक्टर चेतन, डॉक्टर अक्षय सब लोग करते हैं। तो कोई भी आँख से संबंधित बीमारी हो, आप आएँ यहाँ पर, आपको उसका उपचार मिलेगा, जो आपको पूरी दुनिया में कहीं भी मिल सकती है। क्वालिटी केयर वो आपको यहाँ पर मिलेगी। हमारे पास सारी, अब जैसे विज्ञान का ग्रोथ होता है वैसे मशीनें आती हैं, तो आई की हमारा जो ये आँख का विभाग है, ये बहुत ज़्यादा मशीनों पे निर्भर है। अब आपके पास अगर अच्छी क्वालिटी की मशीनें हैं, तो आप थोड़ा-सा आपका काम, ऐसे काम तो सर्जन करता है, काम डॉक्टर करता है, काम मशीन नहीं करता है। कई बार लोग सोचते हैं मशीन, लेकिन हाँ, आपके पास अच्छी अगर फैसिलिटी हो तो आप पेशेंट को और अच्छा दे पाते हैं। तो हमारे पास आँख से रिलेटेड जो भी मशीनें हो सकती हैं, चाहे वो जाँच की मशीन हो, चाहे वो इलाज की मशीन हो, लेज़र्स हों, सब कुछ सारी फैसिलिटी है। तो इस वजह से मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, ये में आपको सारी फैसिलिटी आँख से रिलेटेड मिल सकती है, तो यहाँ पर आप आएँ। अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, इसकी हम पूरी कोशिश करते हैं। डॉक्टर हैं, इंसान है, भगवान तो है नहीं, गलती होती है, वो हम डिनाई नहीं कर सकते। हमारी बुक, हमारी किताबों में लिखा है कि कॉम्प्लिकेशन, हर बीमारी के बाद कॉम्प्लिकेशन लिखा होता है। वो कॉम्प्लिकेशन या तो बीमारी की, या चूंकि डॉक्टर भी इंसान है, उनसे गलती हो सकती है, पर अगर वो होता भी है तो उसका इलाज करना होता है, उसको मानना होता है, और उसके पीछे आपको कोशिश करनी होती है। एक तरीका होता है कि छोड़ दो उसको, हटा दो उसको, भगा दो उसको, भेज दो। हम वो नहीं करते हैं। मैं आपके सामने मान रहा हूँ कि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है, लेकिन गलती को ठीक करने का अवसर भी होता है। अगर आपने अपनी मेडिकल साइंस की पढ़ाई सही से की है, आपने अपने कॉलेज में, अपने एजुकेशन के दिनों में सही से चीज़ों को सीखा है, तो उसका भी पूरा आपको उसकी संभावना होती है। तो हम वो भी कोशिश करते हैं। तो हम मरीजों को छोड़ते नहीं हैं, जहाँ तक हम उनको इलाज कर सकते हैं, उन्हें हम इलाज करते हैं। तो बस अभी के टाइम में खास करके जो हमारे गांव से आते हैं, टेंशन के बारे में बहुत कम लोग हैं। क्या होता है कि सोचते हैं कि ऐसे करके को लगता है वो कहीं छोटे अस्पताल में कहीं भी दिखा नहीं, और वो डॉक्टर का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा, आपने लोग ज़्यादा दर्द से सर्जरी हो जाती है। तो इसके बारे में क्या हम अच्छा सवाल है। हम ओपीडी देखते हैं, हम रोजाना, मैं भी ओपीडी देखता हूँ। काफ़ी बार चश्मे का नंबर होता है बच्चों को, लेकिन नज़रअंदाज हो जाता है। बच्चा अपनी दिक्कत बहुत जल्दी बताता नहीं है, और काफ़ी बार हर कोई एक शहरी या उसके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है अस्पताल की, और तो वो चश्मे वालों को दिखा देते हैं, या आँख लाल होने पे, दिक्कत होने पे दिखा देते हैं। तो जैसे आँख की लाली के बहुत सारे कारण रहते हैं। बिना पूरी जांच किए हुए कोई भी दवाई लेना या इलाज करना, या बिना डॉक्टर को दिखाए हुए, पूरी आँख दिखाए हुए सिर्फ चश्मे के नंबर से ले लेना में दिक्कत हो सकती है आगे। तो मैं हमेशा अवेयर, जागरूक कराते रहता हूँ अपने मरीजों को कि काफ़ी अस्पताल हैं आप, और हमारा भी अस्पताल है, आप हमेशा डॉक्टर से ही चेकअप कराया करें चश्मे के बच्चों के लिए, और कोई भी दिक्कत के लिए। तो ये थोड़ा सा, अब हम थोड़ा सा, जैसे हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा कभी स्कूल में जाके बात कर लेते हैं, कभी डॉक्टर्स, कभी हम
न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल्स बता देते। तो कोशिश यही रहती है कि लोगों को पता पता हो कि हम हैं, और हमारे जैसे काफ़ी डॉक्टर्स हैं और काफ़ी आँख के अस्पताल हैं। और आप हमेशा कोई भी आँख में छोटी सी आँख है, सर भी बता रहे थे पहले, हमारे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, मगर उसमें काफ़ी परतें हैं जिससे रोशनी अंदर जाती है और फोकस बनता है, और उसमें कोई भी सूजन बहुत देर तक रहने में आँख में, उसका इलाज तब भी होता है, लेकिन थोड़ा देर से होता है, थोड़ा निशान पहुँचने की, आँख में कोई चोट को अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो संभावना रहती है। तो हमारी इसलिए जो हमारे मरीज़ आते हैं उसमें भी हमारी यही कोशिश रहती है, और बाकी जो और भी मीन्स हम ये यूज़ करते हैं, ये लोगों तक पहुँचने के लिए ही यूज़ करते हैं। सरकार भी अपने बताती रहती है कि जागरूकता तो ज़रूरी है कि आप आँख के अस्पताल में दिखाएँ। और ज़्यादातर अब हमारे ना ये बन गया है, जैसे हमारा ऑप्टिकल सेंटर्स रहते हैं, जैसे हम यूपी और बिहार में भी काफ़ी हमारे सेंटर्स हैं, और औरों के भी ऑप्टिकल सेंटर्स रहते हैं। हम ऑप्टिकल वालों से भी मिलते रहते हैं, जो चश्मे वाले हैं, कि आपके पास अगर आपको लगे, कोई मन में शंका हो कि चश्मे के नंबर से पूरी निगाह नहीं बन रही है, चश्मे के अलावा कोई और दिक्कत हो सकती है, तो हमें भेजें, हम उनसे संपर्क में रहते हैं। कोई आँख में कोई दिक्कत ज़्यादा आए, कोई बार-बार आए, तो वो हम भी भेजें। तो हमारे भी अ अ, जो ऑप्टिकल के जो हमारे स्टाफ है वो रहता है ग्राउंड लेवल पे, और ये रेफरल सिस्टम एक एक बन जाता है एक बार ये, और काफ़ी हद तक आँख में एक रेफरल सिस्टम बन गया है। पहले हम आज से 10 साल पहले देखते थे कि बहुत ड्रॉप यूज़ किया जाता था और काफ़ी लंबे समय तक यूज़ किया जाता था, उसके अपने अलग साइड इफ़ेक्ट थे, वो मरीज़ खुद ही यूज़ कर लेता था। मगर अब ये ऐसा नहीं कि नहीं देखने को मिलता, लेकिन कम मिलता है। इससे दोनों जागरूकता, हम उन तक पहुँचे, मरीज़ हम तक पहुँचा, और एक रेफरल सिस्टम बनाने की कोशिश हमारी रही, जो काफ़ी हद तक सफल रही है। यदि रेफरल सिस्टम हो तो आप लाभ उठा सकते हैं। जी तो सर अभी के टाइम में जैसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का मतलब स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, तो कोई ऐसा समस्या या सर्जरी किए हो आप लोग जो हमें बता सके तो ये काफ़ी गंभीर है, जो हर किसी को इससे अवेयर होना चाहिए, ऐसा कोई भी स्क्रीन टाइम से बचने के लिए लोगों को क्या करना हाँ। चाहिए? स्क्रीन ग्लास यूज करनी चाहिए, क्या करना चाहिए इससे आजकल ऑनलाइन क्लासेस या जिनका भी मतलब वर्क है वो कंप्यूटर पे ही है, तो उस चीज़ को तो नहीं रोका जा सकता, बट कुछ प्रिकॉशंस जो ले सकते हैं वो ये है कि जब भी स्क्रीन देखें तो ब्लिंक करें। मतलब आजकल ऐसा बोलते हैं एक बटन आप पकड़ लीजिए कि एंटर या स्पेस, जब भी आप प्रेस करेंगे यू हैव टू ब्लिंक योर आईज, क्योंकि जब हम स्क्रीन देखते हैं तो ब्लिंक रेट काफ़ी कम हो जाता है। तो वन थिंग इज यू हैव टू ब्लिंक फ्रीक्वेंटली। अदर इज कि 20-20-20 रूल बोलते हैं कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना है आपको, फिर स्क्रीन को देखना है, ताकि जो आंखों की मसल्स हैं और जो टीयर फिल्म है वो नॉर्मल वापस प्रीवियस लेवल पे अपने आ जाए। तो ब्लिंक करना है ज़्यादा, 20-20 रूल फॉलो करना है, जो भी अपना स्क्रीन है वो एक आर्म डिस्टेंस पे रखना है, और स्क्रीन लेवल अपनी आँख के लेवल के नीचे होना चाहिए, ऐसे नहीं देखना है आपको, स्क्रीन लेवल नीचे होना चाहिए, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ब्राइटनेस एडिक्वेट होनी चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें करेंगे तो हम थोड़ा सा मतलब आँखों में बचाव कर सकते हैं। बाकी बच्चों में लिमिट करना है स्क्रीन टाइम, टीवी स्टिल बेटर, बट फ़ोन टैब्स ये जितना हम लिमिट कर सकें वो ज़रूरी है। आउटडोर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है ताकि नंबर कम तेज़ी से बढ़े। बाकी आजकल बच्चों के लिए कुछ सर्टेन टाइप की क्लासेस आ गए हैं और कुछ ड्रॉप्स आ गई हैं जिनको भी चश्मा है, अगर हम वो यूज़ करते हैं तो नंबर का प्रोग्रेशन काफ़ी कम हो जाता है। मैम जिनका काम ऑन स्क्रीन है, क्या उन्हें चश्मा लेना चाहिए? उस बहुत ही उसमें मतलब ओपिनियन वेरिएटेड है, उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। मेन रोल वही है कि ब्लिंक करें, 20-20 रूल फॉलो करें। बाकी चश्मा पहनना नहीं पहनना अगर किसी को लगता है पर्सनल बेनिफिट था, बट मेडिकली ऐसा कुछ भी प्रूवन नहीं है। People are using the tear plus and all that, जो eye drops, उसका क्या इफेक्ट है? वो एक आर्टिफिशियल टीयर्स है, जब हम ज़्यादा देर तक आंखें खोल के रखते हैं तो जो नॉर्मल टीयर है वो हमारा इवेपोरेट हो जाता है, तो एक तरीके से हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जैसे ड्राइनेस के लिए हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, ऐसे वो एक तरीके से मॉइस्चराइज़र है आइज का। तो नॉर्मल टीयर ड्रॉप्स यूज़ करने में कोई हार्म नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि उनके बाद भी आपकी आंखों को आराम नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर का ओपिनियन लेना ज़रूरी है।
एक स्टडी है यूएस में, अभी इंडिया में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसमें एलईडी स्क्रीन लगा रहे हैं, 40 फीट 50 फीट। एंड अमेरिका में जो स्टडी थी उससे है कि इट इज स्पॉइलिंग आवर आईज एंड लीडिंग टू कैंसर। तो आप लोग का कोई फाइंडिंग्स है व्हिच यू वांट टू शेयर विद ऐसा मीडिया? मतलब आई डोंट थिंक सो देयर इज समथिंग, बिकॉज आई कैंसर तो एक रेटिनोब्लास्टोमा होता है जो लाइक यंगर एज ग्रुप में लाइक बर्थ पे या लेस देन 3 इयर्स पे ज़्यादा आता है। बाकी एडवांस स्टेजेस में मेलानोमा ये सब होता है जो यूवी रेडिएशन की वजह से होता है, बट एट प्रेजेंट आई एम नॉट अवेयर ऑफ। और एक स्क्विंट के बारे में थोड़ा बताएंगे। स्क्विंट तो अर्ली एज में होगा एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो स्क्विंट को कैसे डिटेक्ट? तो नहीं होता, मतलब अच्छा। आफ्टर 6 months वन कैन से कि द चाइल्ड हैज स्क्विंट और नॉट। एंड उसमें एक बड़ा मिथ है कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब हम सर्जरी कराएंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तब तक तो विजन उसका फॉर्म हो जाता है। उसमें जितना अर्ली सर्जरी हो सकता है उतना बच्चे की निगाह और स्टेरियोप्सिस मतलब डेप्थ परसेप्शन बेटर होती है। तो उसका भी टाइम लाइक आफ्टर 6 months अगर है तो तुरंत दिखाना है, बिकॉज कई बार स्क्विंट सिर्फ हम देख रहे हैं लेकिन अंदर हो सकता है बच्चे को कैंसर हो या कैटरेक्ट हो, कोई और बीमारी हो। मेरा एक और सवाल, Do you have any advice for the teenagers and the children? Because we all know like the children are the addicted towards the screen and the mobile. Mostly they are dependent for their education, entertainment on the mobile. Blink 2020 rule, that's the mainstay, and outdoor activities जितना आप प्रमोट करोगे उतना लंबा हम तेजी से होगा। मेरा क्वेश्चन है कि हम 2026 में भी हैं और एआई इमर्ज कर गया, मशीनों में भी आजकल एआई आ रहा है, जल्दी हमें और प्रिसाइज भी चाहिए। एक मेरा जो कार्य है मैं मीडिया से और आपका कार्य है डॉक्टर, इन दोनों में कहीं डैमेज कंट्रोल हम लोग अगर कभी कर भी लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपके क्षेत्र में कभी डैमेज हो तो उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो जल्दबाजी और टेक्निक इन दोनों को आप कैसे बैलेंस कर पाते हैं? आजकल नए नए बीमारी भी आ चुके हैं, जैसे आंखों का सूख जाना और भी कई तरह के जो बीमारियां हम देख रहे हैं, नए नए इमरजेंस ऑफ नए नए बीमारी, जिस तरह नए नए मशीन आ रहे हैं बीमारियां भी उसी तरह नए नए हो रही हैं। तो आप इसको कैसे बैलेंस कर पाती हैं कि कम से कम लॉसेस हों और लॉस जो हो चुके हैं उनको कैसे रिट्राइव करें? सर आपसे एक्चुअली आपने पूछा एआई के बात, तो एआई तो एक बढ़ती हुई चीज़ है, हम सब जान रहे हैं, पूरी दुनिया में एआई अपने उसके फायदे हो रहे हैं। तो मेडिकल साइंस में भी एआई का कुछ हद तक तो हम काफ़ी पहले से एआई यूज़ कर रहे हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मशीनों में एक नॉर्मेटिव डेटाबेस होता है, यानी कि उसने 1 करोड़ लोगों की आँख की जांच की, उससे उस मशीन ने समझा अच्छा ये नॉर्मल है और ये अब नॉर्मल है, उससे वो अपना निष्कर्ष निकालता है कि ये क्या बीमारी है या ये नहीं बीमारी है। ये अभी और डेवलप हो रही है, पर अभी ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, इसमें समय लगेगा। हाँ, इसका डेफिनेटली फायदा आने वाले समय में और होगा, पर अभी पूर्णतः उस पर डिपेंडेंस नहीं है। डॉक्टर्स की सलाह की साथ में जरूरत होगी, क्योंकि इलाज डॉक्टर करेगा, मशीन नहीं कर पाएगी। लेकिन एआई का डेफिनेटली फायदा हमें अपने मेडिकल फील्ड में भी होगा। हम बहुत सारा डेटा अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर सकते, कंप्यूटर तो अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकती है। तो जो अनलिमिटेड डेटा स्टोर करेगा, डेटा तो आज एकदम ज्ञान है, वो ज्यादा ज्ञान स्टोर करेगा, तो वो हमें हमारी बीमारियों को डायग्नोज करने में मदद करेगा। अभी पूर्णतः डेवलप नहीं हुई है वो चीज। दूसरा क्या था आपका? जैसे मेरा दूसरा जो क्वेश्चन इसी में जुड़ा हुआ है कि हम जल्दबाजी में 10 मिनट में कैटरेक्ट का मैं ऑपरेशन कर देता हूँ, ऐसा क्लेम कई जगह होते रहते हैं। तो जो 10 मिनट का जो टाइमिंग है, आपके ऐसा नहीं लगता कि ये जो इंस्टीट्यूशन है और एक डॉक्टर मरीज, ये 3 लोगों का पूल हम बनाए, ऐसा नहीं लगता इन प्रेशर में गलती होने की काफी संभावनाएं हैं? हमें समय की तरफ नहीं, हमें प्रिसीजन की तरफ जाने की। बिल्कुल आपकी बात सही है, हम नहीं भागते हैं समय की तरफ। वो हमारे वो शायद कई बार क्या होता है ना, लोगों में एक चला गया है कि मोतियाबिंद बहुत छोटा सा ऑपरेशन है। ये हम अगर मेरे से कोई पेशेंट सामने से पूछे माइनर ऑपरेशन है, मैं बोलता हूँ नहीं ऑपरेशन है, ऑपरेशन होता है वो। अब मैं माइनर तो नहीं कहूंगा अपने काम को, ताकि आप उसकी गंभीरता को समझें। शायद इस सोसाइटी में थोड़ा मैसेज जा चुका है कि छोटा सा ऑपरेशन है, लेकिन हम उसको पूरी गंभीरता के साथ करते हैं। 10 मिनट का मैं काम नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम हड़बड़ा के जल्दी ऑपरेशन नहीं करते हैं, लेकिन ऑपरेशन का एक ये भी नियम होता है कि जितना आपका ऑपरेटिंग टाइम कम उतना आउटकम अच्छा, उतना आपको जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, वो तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है।
लेकिन आपको बहुत ज्यादा समय भी, जितना आप ज्यादा समय किसी के शरीर में, किसी के आंख में ऑपरेशन में रहेंगे, उतना जो ऑपरेशन से कुछ डैमेज हो सकता है उसकी गुंजाइश होगी। लेकिन हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें उसके पीछे भागना नहीं है, उसके पीछे हम दौड़ते नहीं है, हम प्रिसीजन की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि हमें इन द एंड रिजल्ट से मतलब है। अगर 10 मिनट की जगह 15 मिनट लग गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पर हाँ, बहुत ज्यादा अगर सपोज कोई 10 मिनट की सर्जरी है उसको हम 1 घंटे में करेंगे तो उतने समय तक आंख में डैमेज के चांस ज्यादा होंगे। तो वो बैलेंस हमें बना के चलना होता है। आपका सवाल बिल्कुल सही था कि हमें उस रेस के पीछे नहीं भागना है, समय के रेस के पीछे, हमें प्रिसीजन के पीछे भागना, और हम उसी के पीछे ही रहते हैं। एक मेरा लास्ट प्रश्न है आपसे कि भारत की भूभागों पर 0.1% माइनिंग एरिया है, जहाँ पे खदान है, लेकिन approximately 10% of people directly or indirectly they are facing a lot of eye disease. एक आँखी ऐसा ऑर्गन है जो सेंसिटिव और इतना हमारे इन्वायरमेंट की तरफ खुला हुआ है। तो उन लोग जो आदिवासी हैं, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में काफी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो वो लोग जो आदिवासी हैं जो उन क्षेत्रों से झेल रहे हैं प्रतिदिन दैनंदिन जीवन में, उनके लिए क्या आपकी सलाह है कि वो कैसे अपनी आंखों को, काफी बीमारियां 60 इयर्स के बाद तो अंधापन कॉमन हो गया उस जगह पे, तो ऐसी रुंधती हुई जगत के लिए आपका क्या उनके लिए सहानुभूति? एक तो जहां तक संभव है, जो आप ये माइनिंग या इन सब एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, अगर एक सिंपल सी चीज है, कोई प्रोटेक्टिव गॉगल भी यूज करेंगे तो उनकी जो समस्या है वो मुझे लगता है 70% कम हो जाएगी। आपका जो आपने बताया कि वो खुला हुआ हिस्सा है, इसी से दिक्कत है। आपका सवाल भी उसी में जवाब भी है कि चूंकि वो खुला हुआ हिस्सा है तो माइनिंग के जो डस्ट है वो सब जा रहे हैं। गॉगल्स तो कॉस्टली आते हैं, वो सस्ते ऑप्शन भी होते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ कि बस कॉस्टली गॉगल ही आपको तो ये एक बैरियर की तरह यूज करना है। तो बहुत पुअर क्वालिटी का नहीं, लेकिन बस बैरियर की तरह यूज करने के लिए आप थोड़ी, आपको हमेशा बहुत महंगे हजारों वाले गॉगल्स पहनने की जरूरत नहीं है। आप एक बैरियर की तरह जो सस्ते गॉगल मिलते हैं किसी अच्छे हॉस्पिटल से या अच्छे ऑप्टिकल वाले के पास से, जो थोड़ा यूवी लाइट से भी प्रोटेक्शन दे, वैसे ले सकते हैं। उनके सस्ते ऑप्शंस भी बिल्कुल होते हैं। एक चीज ये, और दूसरी चीज जो ऐसे जगहों में रहते हैं उन्हें कोशिश करना चाहिए कि एक बार अपने आंख का चेकअप जरूर करा लें, ताकि अगर कोई बीमारी ऐसी हो रही है वो जल्दी पकड़ में आ जाए। जो भी बीमारी जल्दी पकड़ में आती है उसका इलाज करने में हमें बड़ी आसानी होती है, हमें बड़ा अच्छा भी लगता है क्योंकि उसको रिजल्ट भी अच्छा आता है। जब बीमारी लंबी हो जाती है हमें देख के डर लग जाता है यार इसमें तो रिजल्ट उतना अच्छा आएगा नहीं, पेशेंट तभी उतना संतुष्ट नहीं हो पाएगा। तो अर्ली स्टेज में किसी बीमारी का डिटेक्शन का आपके पास एक ही जरिया है कि अपने आंख की रेगुलर चेकअप एटलीस्ट 40 साल के बाद सब लोग जो ऐसे माइनिंग वाले एरियाज में रह रहे हैं उन्हें थोड़ा जल्दी करा देना चाहिए। एक सवाल आखिरी लेंगे उसके बाद। सर मेरा बस वो आई जो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए मतलब आई वांटेड टू नो कि व्हाट डज सपोज समबडी इज ब्लाइंड और जीना खराब है तो वो एज में भी आ सकते हैं, यू नो यू हैव पेशेंस, सो हाउ डज और यू कैन जस्ट गिव अस अ जनरल गाइड। So there is a myth, आई ट्रांसप्लांट नहीं होता है। सिर्फ आई का जो ऊपर का कवर है, जैसे जो ब्लैक पार्ट देखते हैं उसके ऊपर एक कॉर्निया होता है जो ट्रांसपेरेंट है पूरा, सिर्फ उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, कई बार मरीज आता है कि नहीं मेरे को नहीं दिख रहा और आप आई ट्रांसप्लांट कर दीजिए। तो अगर पर्दे में प्रॉब्लम है तब ट्रांसप्लांट का कोई यूज नहीं है। जो जैसे कई बार आप देखते होंगे मरीज, उनका सफेद दिख रहा है, आपको पुतली सफेद दिख रहा है, तो उन मरीजों में अगर हम ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब जो ट्रांसपेरेंट चीज है उसको वो वाइट हो गई है, उसको दूसरे की कॉर्निया लगा दिया जो ए वस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो उनको दिखना शुरू हो जाएगा। तो हर बीमारी का इलाज आई ट्रांसप्लांट नहीं है, सिर्फ कॉर्निया, उसमें अगर कोई बीमारी है वो सफेद हो गई है तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट करके उसको रिवर्स किया जा सकता है। वो जो डेड पेशेंट्स हैं जो उसके लिए कितने समय में वो हैज टू बी कम टू द हॉस्पिटल? नहीं, एक्चुअली टीम जाती है, मतलब दे हैव टू रिपोर्ट टू सर्टेन सेंटर्स, लाइक अगर उन्होंने पहले से फॉर्म फिल किया हुआ है तो विद इन 6 आवर्स अगर वो रिट्रीव हो जाता है तो उनका क्वालिटी बेस्ड मानते हैं। डॉक्टर एक काफी सवाल पूछना था कि गर्मियों में अगर कॉमन पीपल को ये कहा जाए कि अपना आई केयर कैसे करेंगे, तो बेसिक कैसे करना क्या? सर्दियों में मेनली आपको जो दिक्कत आई में होनी है वो यही होनी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा समय धूप में रह रहे हैं तो धूप की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, उससे आपकी कई सारी बीमारियाँ होती हैं। तो उसके लिए आप कोई प्रोटेक्टिव गॉगल यूज़ करें जिससे आपको यूवी रेज और जो सन के साइड इफेक्ट्स है धूप के, उससे आपको प्रोटेक्शन मिले। बाकी नॉर्मल से अलग कुछ नहीं करना है। आप जो नॉर्मल नहाते हैं उसमें आपकी आँख साफ हो जाती है। कई बार लोग ओवर द काउंटर जो कुछ ड्रॉप्स होते हैं वो लेकर के यूज़ करते हैं, तो वो नहीं करें, उससे कोई अलग बेनिफिट नहीं है। कई बार आपको पता नहीं है कि वो दवा क्या है, वो साइंटिफिकली प्रूवन दवा है कि नहीं।
तो वो करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस प्रोडक्टिव गॉगल यूज करें जब आप धूप में जा रहे हैं, आपको धूल गर्दा से बचाएं। उसके लिए भी यही आपको, अगर आपने कोई प्रोडक्टिव गॉगल यूज किया है तो उससे आपका काम हो जा रहा है और उसके अलावा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है।